शुरू करते हैं। मानव सहज प्रयोजन। मानव सहज प्रयोजन। अध्याय 4 मानव व्यवहार दर्शन। मानव सहज प्रयोजन। पहला सूत्र है, विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। विश्राम के लिए ही। वो तो भौतिक जगत में भी ऐसा ये सूत्र वैलिड। हाँ, अल्टीमेटली तो सभी प्रयास इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं विश्राम के लिए। एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। एक से अधिक मानव एकत्र या संगठित होने को परिवार, समुदाय व अखंड समाज संज्ञा है। जागृत मानव परंपरा में सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज प्रमाणित होता है। सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक अखंड समाज। संगठन के लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता आवश्यक है। इसके निर्वाह के लिए कार्यक्रम साम्यता भी आवश्यक है। तो कोई भी संगठन बनाना है तो उसके लिए कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता आवश्यक है। कारण और लक्ष्य में क्या भैया फर्क है? लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय से स्थित है। कारण विश्राम है। विश्राम के लिए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय से स्थित कार्यक्रम, व्यवस्थात्मक कार्यक्रम। और कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम व्यवस्थात्मक कार्यक्रम, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम आदि। अकेले में मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार एवं उत्पादन सिद्ध नहीं है। इस धरती पर मानव कार्यक्रम में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम। साम्यता भी आवश्यक हो। साम्यता? हाँ, नहीं तो संगठन टूट जाएगा। कारण जैसे कि हम बोलते हैं ना समाधान अनेक, यहाँ पे कार्यक्रम साम्यता तो मीन्स वो विधि के संदर्भ में। आर्थिक कार्यक्रम, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, ये जो है सामाजिक को अपन लोग जो है तीनों को सामाजिक कार्यक्रम बोल रहे हैं ना। आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम तीनों को मिला के सामाजिक कार्यक्रम है ना। तो इसमें साम्यता। तो यदि कार्यक्रम, कारण और लक्ष्य अलग अलग होंगे तो संगठन टूट जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। फिर कह रहे हैं अकेले मानव के जीवन में कोई कार्यक्रम, व्यवहार, उत्पादन सिद्ध नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मानव अधिकतम विकसित इकाई है। इससे विकसित इकाई इस पृथ्वी पर परिलक्षित नहीं है। मानव इसलिए विकसित इकाई सिद्ध हुआ है, क्योंकि मानव को विकसित इकाई क्यों कह रहे हैं, तो उसका कह रहे हैं कि पहले ही बात तो यह है कि मानवेतर सृष्टि के उपयोग, सदुपयोग, शोषण, पोषण में सक्षम है, इसलिए विकसित है।
दूसरा कारण दे रहे हैं कि मानव और मानवेतर तीनों सृष्टि में पाए जाने वाले, मानव तथा मानवेतर सृष्टि में पाए जाने वाले गुण स्वभाव धर्म का ज्ञाता मानव ही है। मानव जो है अपने भी गुण स्वभाव धर्म को पहचानता है और बाकी जो तीनों सृष्टि हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, उनके भी गुण स्वभाव धर्म का ज्ञाता है। इसलिए मानव विकसित इकाई सिद्ध हुआ है। मानवेतर सृष्टि में ना पाए जाने वाले स्वभाव, व्यवहार और अनुभूति को मानव में पाया जाता है। इसलिए भी मानव जो है श्रेष्ठ इकाई या विकसित इकाई सिद्ध हुआ। अब ये सूत्र को समझना है ना। सामाजिकता से आवश्यकता, आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, प्रयोग तथा उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता, उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, व्यवहारिकता से मानवीयता और मानवीयता से अखंड सामाजिकता। अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। फिर अखंडता शब्द का परिभाषा दिया है। अखंडता सार्वभौम सहज सूत्र व्याख्या के रूप में मानव का प्रयोजन। फिर सामाजिकता है संबंध एवं संपर्क में निहित मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता है। अभी सामाजिकता का अभी आपने 3 चीज बताया था ना कि वो कार्यक्रम कौन से 3 कार्यक्रम है? आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम। धार्मिक कार्यक्रम सदुपयोगात्मक है, आर्थिक कार्यक्रम सुरक्षात्मक है और राजनीतिक कार्यक्रम सुरक्षात्मक है और आर्थिक कार्यक्रम उत्पादन के अर्थ में। ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम ये तीनों को मिला के सामाजिक है ना। इसमें ये जो सामाजिकता में संपर्क एवं संबंध में निहित मूल्य मीन्स उसमें प्रकृति भी आ गई और मानव भी आ गया। हाँ, फिर आवश्यकता को बोला है तो सामाजिकता के निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यानी संबंध संपर्क निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति तीव्र इच्छा ही आवश्यकता है। यह शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के अर्थ में, और इसका जो प्रयोजन है शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण और समाज गति, 3 कार्यक्रम है। फिर समुचित साधन का क्या मतलब है? उन्होंने कहा मानव की परस्परता में व्यवहार, प्रयोग, उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकी साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। मानव की परस्परता में यानी व्यवहार, प्रयोग और उत्पादन को संतुलित, व्यवहार, प्रयोग और उत्पादन को संतुलित, समृद्ध एवं जागृति पूर्ण प्रमाण परंपरा के लिए प्रयुक्त आवश्यकीय साधनों की समुचित साधन संज्ञा है। शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के लिए अर्पित समर्पित वस्तुएं समुचित साधन है। फिर प्रयोग, मानव की आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन पूर्वक उपयोगिता व कला मूल को स्थापित करने हेतु सफल होते तक प्रयास ही प्रयोग है। क्योंकि सफल होने के बाद उसका सामान्यीकरण है ना, सफल होने के पहले तक प्रयोग है। प्रयोग को सामान्यीकरण करने हेतु
विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया की उत्पादन संज्ञा है। प्रयोग को सामान्यीकरण करने हेतु, जैसे हमने कोई प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका सामान्यीकरण यानी उसका लोक व्यापीकरण करने हेतु विकसित क्रिया पद्धति में श्रम नियोजन प्रक्रिया ही उत्पादन संज्ञा है, जिसमें बहुतायत उत्पादन की अथवा निर्माण की कामना सन्निहित है या रहती ही है। ये ठीक है ना, स्पष्ट हो रहा है ना। अर्थोपार्जन, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन संज्ञा है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन या अर्थोपार्जन संज्ञा। उपयोग, उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन तन मन धन रूपी अर्थ है ना। यहाँ पर जब धनोपार्जन शब्द लिखा है तो जो भी उत्पादित वस्तु है वही धन है। हाँ, जो भी हम फल सब्जी दूध खाद्यान्न ये सब पैदा करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सभी जो भी उत्पादन करते हैं वो सब धन है। मुद्रा धन नहीं है, मुद्रा तो वस्तु विनिमय का साधन है। क्या क्या प्रोडक्ट धन नहीं है? मुद्रा जो है वो धन नहीं है, मुद्रा वस्तु विनिमय का साधन है। એટલે એમાં એક વસ્તુ પછી એવી લખી છે કે જે છેલ્લો પોઈન્ટ વાંચવા જેવો છે કે સિદ્ધ માત્રા की ધનોપાર્જન। એન્ડ રિઝલ્ટ જે પ્રોડ્યુસ છે એ તો બરાબર છે, પણ પ્રેક્ટિકલી હું તમને કહું કે ઓવર પ્રોડક્શન નહીં है। તમે અત્યારના લેવલે એમ કહો કે ભાઈ આપણે સમજો કે ઝાડ કાપવાની જરૂર છે ઘર બનાવવા માટે, જેમ ઘર બનાવવાના એટલા હું તમને કોઈ બધા ઝાડ કાપી જ કાઢો તો પાકા એમ। ઉપયોગિતા की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन અને જરૂરી છે जरूरियात को ठीक समझे भैया? बिल्कुल। उपयोग को भी दिखाया कि उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। उत्पादन दो भेद से होता है, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा। सामान्य आकांक्षा में आहार आवास अलंकार में प्रयुक्त वस्तुओं को सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा में दूरगमन दूरदर्शन दूर श्रवण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को महत्वाकांक्षा संज्ञा है। उपयोग के बाद सदुपयोगिता का परिभाषा है, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग। जागृति, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। प्रयोजन, जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन प्रयोजन है। फिर व्यवहारिकता, मानवीयतापूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। मानवीयतापूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। तो जो पहला सूत्र था सामाजिकता से, प्रयोजन में फिर से एक बार कहना कि परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करते हुए तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन सदुपयोग है। मतलब अल्टीमेटली परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो तन मन धन का मैं नियोजन करता हूँ वही सदुपयोग है। और यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए करते हैं तो वो प्रयोजन है। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, इसलिए तो अल्टीमेटली प्रयोजन ये है, उससे पहले तक सदुपयोग है।
ठीक है, मतलब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था स्थापित करना और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित करना वो दो अलग वस्तु है। दो अलग वस्तु नहीं है, उसी क्रम में है। क्रम में है, लेकिन हाँ। वो अल्टीमेटली फाइनल तो पहले सदुपयोग है, फिर प्रयोजन है। मतलब एक है कि हमने शिक्षा में लगाया, फिर शिक्षा हमने अखंड समाज के अर्थ में सुनिश्चित की है ना। तो हमने जो भी उत्पादन किया वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। जैसे हमने परिवार में जो मानसिकता स्थापित की, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की, वो प्रयोजन हो गया है। परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में एक तो स्वराज और फिर उसके बाद अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। स्वराज व्यवस्था अखंड समाज तक है, और फिर अखंड समाज की भागीदारी के रूप में सार्वभौम व्यवस्था है। जब हम स्वराज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो मानव के लिए बात कर रहे हैं, जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं मानव के लिए, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जब ये पूरा अखंड समाज बन गया जब, तो फिर वो सार्वभौम व्यवस्था में यानी प्रकृति में संतुलन के लिए, प्राकृतिक संतुलन संरक्षण संवर्धन के लिए काम करेगा, उसको कह रहे हैं। तो एक बार सूत्र को फिर से पढ़ लेते हैं। सूत्र में लिखा है सामाजिकता से आवश्यकता, और आवश्यकता के लिए लिखा है कि निर्वाह के लिए समुचित साधनों के प्रति जो तीव्र इच्छा है वो आवश्यकता है ना। फिर लिखा है आवश्यकता से प्रयोग व उत्पादन। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए पहले प्रयोग है, इसके बाद उत्पादन है, उत्पादन का सामान्यीकरण है। प्रयोग और उत्पादन से फिर अर्थोपार्जन है, अर्थोपार्जन से फिर उसका अर्थ का उपयोग है, सदुपयोग है और प्रयोजनशीलता है। तो जैसे परिवार के अर्थ में, परिवारों की परस्परता में और पूरी मानव जाति के लिए, ऐसा 3 स्टेप में समझ। जब हम पूरी मानव जाति यानी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में है तो वो प्रयोजन है। उत्पादन और अर्थोपार्जन में क्या फर्क है? प्रयोग को सामान्यीकृत करने हेतु विकसित क्रिया है। उत्पादन एक प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उत्पादन फाइनल प्रोडक्ट। यदि अर्थोपार्जन नहीं है तो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तीनों नहीं हो पाएगी। इसलिए अर्थोपार्जन एक आवश्यक क्रिया। अर्थोपार्जन यानी तन मन धन का उपार्जन है। उत्पादन के लिए शिक्षा जो है वो मन को तैयार, क्या क्या फिर से उत्पादन, तन मन धन क्या? क्योंकि अर्थोपार्जन के लिए तन और मन लगाना पड़ता, तो मन के लिए शिक्षा यानी समझ के लिए है ना अर्थोपार्जन, और अर्थोपार्जन के लिए तन मन धन तीनों को तैयार। फिर धनोपार्जन है, तन और मन के माध्यम से धनोपार्जन। तो पहले मन को तैयार करना, तन को तैयार करना, फिर अर्थोपार्जन करना, उसी को धनोपार्जन कह रहे हैं। नहीं वो तो समझ गया भैया, लेकिन प्रैक्टिकली जो उत्पादन है, उत्पादन मतलब क्या है कि हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों में से कुछ प्रयोग सफल किए कि भाई कोई अगर चीज मैन्युफैक्चर करनी है तो इसको ऐसे ऐसे करके मैन्युफैक्चर कर लीजिए, वो सफल हो, ठीक है। और फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही उत्पादन है, वही उत्पादन है, ठीक है। तो और उत्पादन कैसे करेंगे? तो प्राकृतिक ऐश्वर्य यूज करके ही करेंगे। तो अर्थोपार्जन में भी वही है कि प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपाय पूर्वक, ठीक है, नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्ध मात्रा की धनोपार्जन संज्ञा है। तो फर्क क्या है दोनों, मतलब किसमें? उत्पादन और अर्थोपार्जन?
क्रिया है वो पढ़ेंगे एक बार हम लोग। उत्पादन केवल वस्तुओं का ही होता है ना। अर्थोपार्जन में कहा कि तन मन धन तीनों को तैयार करना है ना, तीनों को प्राप्त करना। तो उत्पादन के लिए तन और मन को तैयार करना वो अर्थोपार्जन का हिस्सा है। अच्छा ठीक है ठीक है। ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता अर्थोपार्जन है। उत्पादन तो उत्पादन में मतलब ये समाधान और ये सब चीजें नहीं है। उत्पादन में तो सिर्फ प्रक्रिया है कि भाई ऐसे करके प्रयोग करने के बाद एक उत्पादन की एक प्रक्रिया निपुणता कुशलता पांडित्य है ना। हैं? उत्पादन जैसे एक्सपेरिमेंट करे बराबर निपुणता कुशलता और पांडित्य, पांडित्य ही विज्ञान है लास्ट के प्रोडक्शन और कुशलता ही विवेक है। એના માટેની જે ડેવલપ કરેલ સિસ્ટમ એનું ઉત્પાદન કર્યું અને બાકી અધોપાદન છે ને એ કેટલું કરવું પ્રોડક્શન અને એના માટે क्या होगा? उत्पादन चूक है ना अर्थोपार्जन चूक है। दोनों डिस्कशन चालू है। ઉત્પાદન એટલે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા पहले प्रयोग है तो प्रयोग उत्पादन नहीं है ना। जब प्रयोग सफल हो जाता है उसका विपुलीकरण करना उत्पादन। अभी अर्थोपादन क्या हुई अर्थ मतलब तन मन धन का सदुपयोग ही है। तन मन धन का तो सदुपयोग, लेकिन फिर से भैया कि इसमें जो मतलब दिखा रखा है उसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि उत्पादन तो एक प्रक्रिया है कि प्रयोग करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग उत्पादन है, लेकिन अल्टीमेटली उस उत्पादन से ज्ञान विवेक और विज्ञान तीनों ही अपने अंदर अगर हो रहा है और उस रेफरेंस से हम लोग वैसे कर पा रहे हैं तो ही वो अर्थोपार्जन गिना जाएगा। उसी को तन मन धन बोले हैं, तन मन। ना बाबा कोई एग्जांपल હવે समझो कि जैसे आपने कोई पैसा कमाया है ना, वो सामाजिकता में लगाएंगे, वो विवेक है। पैसा कमाया वो उत्पादन हुआ। पैसा कमाया तो पैसा तो है ही नहीं यहाँ पे, पैसे की बात ही नहीं। कोई प्रोडक्शन का एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये जो गांव है, मान लीजिए गांव है, इस गांव के पास प्राकृतिक ऐश्वर्य है ना, पहाड़ है, पानी है, जमीन है। तो उन्होंने जमीन में कोई चीज लगा के देखी भाई कौन सी चीज सहजता से होती है, सरवाइव करती है। वो प्रयोग हो गया, प्रयोग सफल हो गया, तो उसके पास गांव की जमीन में उसका उत्पादन किया, उससे जो उत्पाद निकला वो धन है। मान लो आप सब्जी निकली, पपीता निकला, आपका दालें निकली, सोयाबीन निकला, जो भी निकला वो धन है। अब ये जो धन है ये काय में जाएगा? धन से परिवारों का भरण पोषण होगा, उपयोगिता में। किसी के पास कम है तो उसके मदद में जाएगा, है ना, उपयोग सदुपयोगता में। और इसके बाद यदि उसके बाद आवश्यकता से अधिक है तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में आदि में लगाएंगे। और शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए या परिवार मूलक व्यवस्था के लिए। तो जब ये तीनों चीजें साथ साथ होती तभी उसको अर्थोपार्जन कह रहे हैं ना। तन मन धन ही अर्थ है। तन मन धन अर्थ अर्थ मतलब ये अर्थशास्त्र આપણે ભણીએ એમાં ઇકોનોમિક્સ એમાં પૈસા આવે। આ એનું પણ અર્થ अर्थ એટલે એ સિમિલર બટ તન मन धन अर्थ है।
ત્રણે ત્રણ વસ્તુ वैसे પહેલાની ડેફિનેશનમાં ધનોત્પાદન भाई जैसे अभी जीडीपी किसको कह रहे हैं हम, जो प्रोडक्शन है जीडीपी, तो उसके लिए उत्पादन है देश में, जीडीपी के लिए उत्पादन है, उत्पादन के लिए शिक्षा है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, इसकी उसकी सबकी, एग्रीकल्चर की शिक्षा है। तो मन भी जो है इकोनॉमी का पार्ट है ना। एजुकेशन, जो स्किल एजुकेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है, वो भी उसका पार्ट है ना। और तन भी है, यदि हमारे पास लेबर नहीं है, स्किल लेबर नहीं है ना, तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इसलिए तन मन धन तीनों को तैयार करना है, तीनों का उस तभी जाके अर्थोपार्जन होता है। अर्थोपार्जन उत्पादन के बाद की स्थिति है, और वो स्थिति में वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अर्थोपार्जन जो है वो एक मानसिक स्तर पे भी होता है। जैसे व्यवस्था, उत्पादन तो क्या है कि एक फिजिकल प्रक्रिया है, लेकिन जैसे प्रयोग किया फिर उत्पादन किया, लेकिन वो फिजिकल प्रक्रिया करने के बाद अर्थोपार्जन होना चाहिए। इसीलिए प्रयोग और उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन का इसमें डेफिनेशन दिया है, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता, सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता, और तीसरा पार्ट है कि न्यायोन्मुखी प्रवृत्ति सहित समृद्धि सहज अर्थ में किया गया उत्पादन। मतलब कि न्याय की प्रवृत्ति पूर्वक समृद्धि के लिए किया गया उत्पादन। ये उत्पादन ની ગલ છે, પણ એ અર્થોપાર્જન એક તમારું પોતાનું એક એવું સ્ટેટ છે કે જ્યાં આગળ જ્ઞાન વિવેક વિજ્ઞાન સંપન્નતા તમારી આવે છે, પ્લસ અત્યારના લેવલે ઉત્પાદન તો થાય છે, પણ ઉત્પાદનના સાથે સાથે જો અર્થોપાર્જન ના થાય ને એટલે તો મતલબ નથી। એટલે જે લિંક કળી છે કે છે ને, જે લિંક એક તો એક તો સામાજિકતા છે સૌથી પહેલા। તો સામાજિકતામાં શું છે, સંપર્ક અને સંબંધમાં નિર્વાહ જે પણ મૂલ્યો છે, બરાબર, એ નિર્વાહ કરવા માટે અત્યારના લેવલે એક આવશ્યકતા ઊભી થશે। તો આવશ્યકતામાં શું છે, તો મારી રિક્વાયરમેન્ટ અલગ છે, તમારી રિક્વાયરમેન્ટ અલગ છે, બધાની રિક્વાયરમેન્ટ ઊભી છે। તો આવશ્યકતા એક ઊભી છે। આવશ્યકતાથી આપણે અત્યારે સમજો કે બધા એને ઉત્પાદન કરવા માટે બધા પ્રયોગ અને એ બધી વસ્તુઓ કરીશું। એના પછી હું તમને કહું કે એનું ઉત્પાદન કરીશું। અલ્ટિમેટલી ઉત્પાદન કર્યા પછી પણ હું તમને કહું કે એ પ્રાકૃતિક રેફરન્સમાં તમને કહું અર્થોપાર્જન એ રેફરન્સમાં થવું જોઈએ કે બધા માણસોમાં પણ સમાધાન આવે છે, પ્લસ સમૃદ્ધિ પણ આવે છે। એટલે અર્થનો ઉપયોગ પણ પછી એ રીતે થવો જોઈએ, જે થાય છે એ રેફરન્સમાં છે અર્થોપાર્જન। એનો ઉપયોગ એટલે આમાં જે છે ધનોત્પાદન એમાં એ રીતે લખ્યું છે। જે જૂની બુકમાં છે ને આ અહીંયા ચેન્જ છે। જૂની બુકમાં શું લખ્યું છે? એટલે એમાં એવું લખ્યું છે, એટલે જે પહેલા ઉત્પાદન થયું ને એના પછી સ્ટાર્ટ એવું કર્યું, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन से कला एवं उपयोगिता की सिद्धि मात्रा की धन संग्रह। એટલે હવે એને ધન મૂળ કીધું, जिसके आदान से प्रदान तथा प्रदान से आदान का होना आवश्यक, नहीं तो संग्रह हो जाएगा। ऐसे धन के एकत्रीकरण क्रिया को धनोत्पादन संज्ञा है। क्योंकि संग्रह के लिए यदि उत्पादन है तो वो धनोपार्जन है। એ તમારું જે સેન્ટેન્સ લખ્યું છે ને એને વધારે શોર્ટકટ નાખ્યું, પેલું વધારે ડિટેલ છે। હા, એને એક્ચ્યુઅલી અહીંયા અર્થોપાર્જન પછી જે ત્યાં આવે છે છેલ્લે લખ્યું તો આપણા ચલો પાછળ એટલે કાં તો સેન્ટેન્સ કપાઈ દીધા, કાં તો અર્થ લખાઈ દીધા, કાં તો हाँ, तो बस ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ वही था कि आवश्यकता से प्रयोग एवं उत्पादन, उत्पादन एवं प्रयोग एवं उत्पादन से अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन से उपयोग, सदुपयोग व प्रयोजनशीलता, उपयोग सदुपयोग उत्पादन व सेवा के लिए प्रयुक्त अर्थ की उपयोग संज्ञा है। और उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता से व्यवहारिकता, और व्यवहारिकता से मानवीयता, मानवीयतापूर्ण आचरण की व्यवहारिकता संज्ञा है। और व्यवहारिकता से मानवीयता तथा मानवीयता से अखंड सामाजिकता है। अखंड सामाजिकता के अर्थ में सार्थक है। कुल मिला के अपराध शोषण का से जो भी हम करेंगे वो धनोपार्जन नहीं ना अर्थोपार्जन। अपराध शोषण संग्रह के लिए जो भी करेंगे, जिससे व्यवस्था न निकले, अव्यवस्था हो। बहुत टाइट कर दिया ना। फिर अगला सूत्र है कि अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि के आधार पर है।
जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। तो सामाजिक व्यवस्था जो ऊपर अपन ने सामाजिक व्यवस्था देखी है ना, उसका जो प्रयोजन है वो मानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि को, यानी अखंड सामाजिकता का संरक्षण करने के अर्थ में सामाजिक व्यवस्था जो है अखंड सामाजिकता को व्यवस्थित रखने की, जिसको अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं, उसको संरक्षित बनाए रखने के अर्थ में ये अर्थोपार्जन का क्रिया है। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है। मानवीय स्वभाव, विषय एवं दृष्टि के आधार पर ही है, और जिसके संरक्षण हेतु सामाजिक व्यवस्था है। और ऊपर सामाजिक व्यवस्था को अपन ने पिछले सूत्र में समझा ना, फिर नीचे जो है इन तीनों को स्पष्ट किया है, स्वभाव, विषय और दृष्टि, है ना। तो ऊपर वर्णित आधार पर अध्ययन करने पे मानवीय प्रवृत्ति 3 प्रकार से गणना होती है: अमानवीय, मानवीय और अतिमानवीय। अमानवीय स्वभाव, विषय और दृष्टि संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु की गई व्यवस्था अमानवीय या पार्श्विक प्रवृत्ति व्यवस्था है। अमानवीय स्वभाव दीनता, हीनता, क्रूरता ही अमानवीय स्वभाव है। अमानवीय विषय आहार, निद्रा, भय, मैथुन अमानवीय विषय है। अमानवीय दृष्टि प्रिय अप्रिय, हिताहित, लाभालाभ ही अमानवीय दृष्टि है। प्रिय का मतलब इंद्रिय सापेक्ष क्रिया ही प्रिय है। ये खट्टा मीठा, लाल नीला पीला आदि ये सब जो धनी इंद्रियों से जो क्षणिक सुख पाला है वो सबको प्रिय करें। शरीर स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण क्रिया ही हित संज्ञा है। लाभ श्रम से अधिक द्रव्य पाने की क्रिया को लाभ अथवा लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य अदाय ही लाभ है। दीनता अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता, यानी स्लेवरी। अपना दुख यानी अपने व्यक्ति का, परिवार का, समाज का। स्लेवरी जिसको कहते हैं, दास्ता। अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। दीनता 2 प्रकार से है, अभाव जन। एक तो ये हो गया कि मतलब मैं दूसरे की वजह से दुखी हूँ, नहीं मैं दुखी हूँ, अभाव जन हूँ। अभाव के कारण से दुख है, या फिर मेरे पास अक्षमता जन्य दुख है, मतलब मेरे पास क्षमता नहीं, उत्पादन की क्षमता नहीं, या उत्पादन के लिए समुचित साधन नहीं, या समुचित साधन नहीं, तो मुझे कहीं से मिल जाए इसके लिए आश्रय प्रवृत्ति है, उसको दीनता कहते हैं। फिर आगे स्पष्ट किया है इसको, अभाव, ये अभावजन और अक्षमताजन दीनताएं 2 प्रकार की होती हैं। अभाव का मतलब है उत्पादन से अधिक यदि उपयोग और उपभोग की इच्छा अभाव है। हम जितना पैदा नहीं करते उससे ज्यादा उपभोग करना चाहते हैं या उपयोग करना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं अभाव के कारण क्या है, तो कह रहे हैं आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग, इन कारणों से अभाव होता है। आलस्य, प्रमाद, आलस्य शरीर के स्तर पे, प्रमाद बौद्धिक स्तर पे, यानी बौद्धिक स्तर पे जो आलस्य है वो प्रमाद है।
फिर अक्षमता, इच्छानुसार बौद्धिक कार्य व्यवहार क्रिया का संपादन ना कर पाना अक्षमता है। और अक्षमता के भी दो कारण हैं, एक अज्ञान अजागृति है, दूसरा रोग है। कोई जन्म से ही रोगी है ना, पोलियोग्रस्त है या कुछ भी है, कोई हाथ पैर अंग भंग नहीं आदि, या कोई रोग है उसको, तो उसमें अक्षमता रहेगी। दूसरा अज्ञान है, यदि अज्ञान है तो इच्छा रहते हुए भी कार्य व्यवहार नहीं कर पाएगा, है ना। फिर हीनता ही विश्वासघात है। तो दीनता स्पष्ट हो गई ना, दीनता। पहले ये कहा कि दूसरों, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। फिर कहा दीनता दो प्रकार से है, अभावजन्य और अक्षमताजन्य। फिर अभाव का कारण उन्होंने बता दिया है कि यदि उत्पादन जितना है उससे अधिक उपभोग करना है या उपयोग करना है तो अभाव है। फिर कहा कि अभाव का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा आलस्य है, प्रमाद है, अज्ञान है, अप्राप्ति है, प्राकृतिक प्रकोप भी है और सामाजिक असहयोग है। इनके कारण से अभाव पैदा होता है किसी परिवार में, गांव में, समाज में आदि आदि, है ना। फिर कहा कि जो अक्षमता जन्य दूसरा प्रकार है, तो अक्षमता क्या है, तो इच्छानुसार बौद्धिक कार्य एवं व्यवहार क्रिया का संपादन न कर पाना अक्षमता है। ये क्यों होता है अक्षमता, तो उन्होंने कहा अजागृति के कारण से और रोग के कारण से, दो कारणों से। फिर दूसरा हीनता, विश्वासघात ही हीनता है। विश्वासघात का क्या मतलब है, जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। ऐसा जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना विश्वासघात है। फिर कहा ये विश्वासघात चार प्रकार से होता है, छल, कपट, दंभ और पाखंड। तो छल का मतलब है विश्वासघात के अनंतर, यानी विश्वासघात करते समय उसका भास या प्रकट ना हो ऐसे विश्वासघात को छल कहते हैं। मतलब आप साथ धोखा हो जाए और आप पता भी नहीं चले, है ना, ऐसा विश्वासघात है। फिर कह रहे हैं विश्वासघात के अनंतर उसके प्रकट या स्पष्ट हो जाने की स्थिति को कपट कहते हैं। स्थिति में विश्वासघात का कपट संज्ञा है। और आश्वासन देने के पश्चात भी किए गए विश्वासघात की दंभ संज्ञा है। जैसे हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कह के फिर विश्वासघात करना है। फिर पाखंड यानी जो अभी पब्लिसिटी है, जो पूरा एडवर्टाइजिंग है ना, दिखावा पूर्वक किए गए कुछ और बताया, फिर प्रोडक्ट पे कुछ और हैं। पाखंड झूठ फैला के, ये पाखंड का प्रयोग युद्ध में भी होता है। जैसे वो ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान है ना, एक दूसरे के खिलाफ पाखंड फैलाते रहते, स्टोरियां बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि उससे क्या है, बॉर्डर के लोग सुनते हैं तो उनमें विरोध आ जाता है, जो उसका विरोध को बनाए रखना, क्योंकि अगर विरोध नहीं बना रहेगा तो बॉर्डर पार करके लोग आपस में मिलने लगेंगे। हाँ, वो जोश के लिए अलग अलग वीडियो बनते हैं, वो आर्मी ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, अलग बात। फिर इसके बाद है क्रूरता, दीनता, हीनता और क्रूरता आ गई, है ना। स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति
या शोषण का कार्य है, उसका नाम क्रूरता है। अपने यानी अपने देश के, अपने समुदाय के, अपने परिवार के, है ना, या व्यक्ति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे परिवार को, दूसरे समाज को या राष्ट्र को, है ना, बलपूर्वक मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति है वो क्रूरता है, या शोषण कार्य है वो क्रूरता है। फिर कह रहे क्रूरता दो प्रकार की है, अपराधात्मक और प्रतिकारात्मक। अपराधात्मक जो क्रूरता है वो पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार के रूप में ही है ना। पर पीड़ात्मक मतलब कैसे? दूसरे को पीड़ा देना, छेड़ना, मारना, पीटना, गाली बकना आदि, दूसरे को पीड़ित करने। घृणा जो है वो पर पीड़ा ही है। घृणा और हिंसा, हिंसा पर पीड़ा कई रूप है ना, और घृणा भी। फिर जो अपराधात्मक क्रूरता हिंसा के रूप में व्यक्त है, तथा प्रतिकारात्मक जो क्रूरता है वो हिंसा के प्रति हिंसा के रूप में। अपराध का प्रतिकार होता है ना, तो हिंसा की प्रति हिंसा होती है। हम हिंसा करेंगे, जब उनको अवसर मिलेगा तो वो हिंसा करेंगे इस तरीके। जैसे मान लो कभी मुसलमान मार देंगे, तो मुसलमानों हिंदुओं को जब मौका मिलेगा तो वो हिंदू मुसलमान, हिंसा प्रति हिंसा। अपराध का प्रतिकार, वो हमारी बहू बेटियों को छेड़ेंगे, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो ये छेड़ेंगे। ऐसे ही तो होता रहा है सारा युद्ध का जो इतिहास है, समुदायों का जो इतिहास है, उसमें यही सब होता है। हिंसा से पहले घृणा होती। हर समुदाय में दूसरे समुदाय के प्रति घृणा का बीजारोपण होता है। स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार बनाया जाता है और दूसरे के समुदाय के प्रति घृणा, क्योंकि इन दोनों के बिना जो है कट्टरता नहीं आती, और कट्टरता के बिना समुदाय सीमा नहीं बचती है ना, समुदाय की सीमा नहीं बचती। तो उदारता जो है इसके विपरीत है। उदारता में समुदाय खत्म हो जाते हैं, जिसको हम लोग आजकल लिबरल बोल रहे हैं, लिबरल, हालांकि उसका मीनिंग अलग है, पॉलिटिकल मीनिंग। ठीक है, तो ये तो पूरा हो गया अमानवीय स्वभाव और अब अमानवीय दृष्टि, प्रिय हित लाभ और विषय आहार निद्रा पहले, ऐसा तीनों चीजों को बता दिया है ना। अब इसके बाद मानवीय है। मानवीय स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता ही मानवीय स्वभाव है। मानवीय विषय पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा है। और मानवीय दृष्टि न्याय, न्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य। मानवीय दृष्टि न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य। फिर न्याय क्या है, तो कह रहे हैं मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार व्यवस्था ही न्याय है। वहां पर एक परिभाषा थी, संबंध मूल मूल्यांकन बराबर न्याय, ऐसा था ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मानवीयता के संरक्षणात्मक नीति पूर्वक किए जाने वाले व्यवहार और व्यवस्था ही न्याय है। जब मानव जाति के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जब एक परिवार में एक संबंध में देख रहे हैं, तो मूल मूल्यांकन उभय रहती है। फिर अति मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि की जागृति के लिए समुचित अवसर साधन को नियोजित करने वाली व्यवस्था एवं वैयक्तिक प्रयास को अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अखंड समाज
परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था व मानव सहज प्रमाण परंपरा ही अति मानवीय सामाजिक व्यवस्था है। अति मानवीय स्वभाव दया कृपा करुणा ही अति मानवीय स्वभाव है। दया का मतलब है जिसमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो। ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। पात्रता तो है लेकिन परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो। ऐसी स्थिति में जो वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। फिर कह रहे हैं कृपा, यानी वस्तु समीचीन है, उसके अनुरूप पात्रता अर्थात मानवीयतापूर्ण दृष्टि नहीं है, उसे पात्रता उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति कृपा है। ये दोनों स्पष्ट हुए कि नहीं? फिर कह रहे हैं कि जिसमें पात्रता ना हो, वस्तु समीचीन ना हो, दोनों नहीं है, पात्रता भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, उसको उसे उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्ति ही करुणा है। अति मानवीय विषय सत्य है। सत्य यानी सह अस्तित्व रूपी परम सत्य, और अति मानवीय दृष्टि भी सत्य है। फिर आगे है कि न्याय व अन्याय सहित लक्ष्य भेद से संबंध संपर्क सफल एवं असफल सिद्ध होते हैं। यानी अन्याय से असफल होते हैं, न्याय से सफल होते हैं, जिससे सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। और न्याय का परिभाषा है मानवीयता के संरक्षण संवर्धनात्मक जो नीति है उसको न्याय कह रहे हैं। फिर संपर्क की परिभाषा है जिन परस्परता में प्रत्याशाएं ऐच्छिक रूप में निहित हैं, ऐसे मिलन को संपर्क करें। संबंध में अनिवार्य है और संपर्क में ऐच्छिक है। प्रत्याशाएं मतलब एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन ऐच्छिक है थोड़ा सा नहीं है? ऐच्छिक मतलब कि इच्छा अनुसार नहीं, नहीं चलो चॉइस। वही तो इच्छा चॉइस। चॉइस और इच्छा ही अलग, डिजायर और चॉइस। यहाँ पर चॉइस है आपकी, है ना, ऐच्छिक है। चॉइस भी इच्छा पूर्वक ही होता है। जैसी इच्छा होगी वैसी चॉइस। जैसे मान लीजिए आपका किसी से संपर्क है, वो आपसे मिलने के लिए आता है ना, और एक व्यक्ति जिससे आपका संबंध है और मिलने को आता है, उन दोनों में आपका व्यवहार कैसा रहेगा? तो संपर्क में ऐच्छिक है और संबंध में अनिवार्य है। ऐच्छिक नहीं है, आपका मन नहीं है तो भी संबंध निर्वाह करना है ना, अनिवार्य है। इतना ही अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो जैसे समझो कि हम लोग बाजार में जाते हैं तो एक ही वस्तु 3 जगह पर मिल रही है, तो किससे आपको संपर्क करना है वो चॉइस है, उस रेफरेंस से। मतलब और मतलब जैसे माता पिता में ये चूज नहीं करना होता है कि ये हमारे माता पिता के वो होते ही है और उसमें संबंध निर्वाह करना होता है। दूसरा जान पहचान वाले की कोई दुकान है तो उसमें जाके ले ही ले, वो तो संबंध हो गया, वो संबंध हो गया, आपने संबंध पहचान लिया। वो डिफरेंस हो गया ना, संबंध और संपर्क। जैसे मान लीजिए आप परिवार में और परिवार समूह में हैं, ये 2 जगह संबंध प्रमाणित होता है। गांव में फिर संपर्क हो जाता है, मतलब जिनके साथ आपका सीधा लेन देन नहीं है, है ना, वो सब संपर्क। जैसे समझो कि अभी आपको घर में यहाँ पर कुछ चाहिए, ठीक है, और बाजार में उपलब्ध नहीं है, बंद है। अगर आपको पड़ोसी से मांगना है तो 10 पड़ोसी है तो आपके पास चॉइस है कि किससे संपर्क करना है। और संबंध है तो ले आना है जाके।
पहचाना नहीं है कब तक वो संपर्क है। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन है कि मानवीय और जैसे मान लीजिए आपके पास संयोग से नमक खत्म हो गया और आपकी बहन बाजू में रहती है, तो अपने बच्चे से कहेंगे जाओ बुआ के यहाँ से नमक ले आओ। तो ये नहीं है कि बुआ से पूछ के नमक ले आओ, पूछ से काम। और यदि संपर्क में कोई व्यक्ति है तो उनसे पहले पूछेंगे कि क्या आपके पास अतिरिक्त नमक है क्या, मिल सकता है। आपको पूछना होगा, चॉइस इसके पास देने का चॉइस है। वो भी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। वो कहेगा मेरे पास है, ज्यादा नहीं है, इतना ही है। ठीक रहेगा, कटोरी में तुमको बोलेगा कि ये नमक है, मैं तुमको नहीं ऐसे लेके और बहन के पास नहीं भी होगा तो भी वो दे देगी, है ना। फिर कहेगी अभी तुम ले जाओ, हम मंगा लेंगे शाम को। तो अभी ये अपन ने वस्तु के रूप में उदाहरण दिया, वस्तु के रूप में उदाहरण दिया, वो नहीं आ रहा था, मूल्यों के रूप में। नहीं आ रहा था उदाहरण इसलिए। जैसे आप संबंधियों के साथ एक निश्चित शिष्टाचार करते हैं ना, और जो संपर्क है उनके साथ ऐच्छिक शिष्टाचार करते हैं। जैसे कोई संपर्क वाला आया तो बाहर ही बात कर सकते हैं, हम उसको अंदर नहीं बिठाएंगे, है ना। नमस्ते कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, सीधे भी पूछ सकते हैं आपके आने का प्रयोजन क्या है। संबंधी से नहीं पूछ सकते तुम क्यों आए, है ना। नहीं तो तुरंत कहेगा कि आप इतने बुरे लग रहे हैं हमके, ठीक है। तो शिष्टाचार निश्चित रहता है ना वहां पे। अच्छा, उसमें बुरा भी नहीं लगता उसको, जो संपर्क वाला है उसको इससे बुरा नहीं लगता। आपका मूल्यांकन कर सकता है वो कि भैया ने पानी भी नहीं पूछा, हम गए थे जिंदगी में पहली बार तो गए, इसके बाद पानी कभी नहीं, मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि विरोध करे, ऐसा। तो जो ऐहिक उद्देश्य से संबंध नहीं है, एक है जीव चेतना वश। ऐहिक उद्देश्य यानी जीव चेतना वश से संबंध नहीं है, वहां संबंध है ही नहीं। संबंध जो है आमुषिक उद्देश्य यानी विकसित चेतना, मानव, देव मानव, दिव्य मानव सहज प्रमाण पूर्वक ही, जिसका निर्वाह ही जागृति है। चेतनावश वो सब संपर्क ही है, वो सब है ना। यही क्या है? यही का मतलब जीव चेतना बस लिखा था, जीव चेतना बस। हाँ, यही उद्देश्य में जीव चेतना ऐसे नहीं है। ऐसे क्या यही उद्देश्य में जीव चेतना बस से संबंध नहीं है? ऐसा एक उद्देश्य निकाल लीजिए, उसका ऐसे नहीं बनेगा जीव चेतना बस से संबंध नहीं है। हाँ, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वहाँ संबंध नहीं है ना, वहाँ संबंध नहीं है, केवल ऐन्द्रियता श्रृंगारिकता की के लिए ही संपर्क है। मीन्स जीव चेतना के साथ संबंध नहीं। जीव चेतना में संबंध की पहचान पूर्णता के अर्थ में निरंतरता में नहीं, मतलब ऐसा होता है। छोटा मोटा उदाहरण दे सकते, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे जो है राम राम इसलिए करना कि आपसे बीड़ी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे गांव में लोग रहते हैं ना, तो राम राम, पहले तो आपने कहा राम राम, तो कहने यार बीड़ी है का? उसके पास होगी तो भी कह सकता नहीं है, नहीं तो फिर वो एक बीड़ी निकाल के दो बीड़ी निकाल के जलाएगा, फिर देगा। तो अब आप कहो कि हमारा बीड़ी का संबंध है, बीड़ी पीने का संबंध, ऐसा नहीं है, उसको संबंध नहीं कह रहे। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो जो ऐन्द्रियता के संदर्भ में जितने भी संबंध है ना, सिनेमा देखना, घूमना फिरना, है ना, आदि आदि, खाना पीना, श्रृंगारिकता के संबंध है। तो सेक्सुअलिटी के लिए जो टेम्परेरी है ना, वो सब, उसमें संबंध नहीं, वो पूरा हो गया, खत्म हो गया संबंध। इसलिए कहा कि ये ऐहिक उद्देश्य, जीव चेतना वाले उद्देश्य, उसमें कोई संबंध नहीं।
क्योंकि उसमें संबंध का अपेक्षा ही नहीं है ना, इंद्रिय तृप्ति का अपेक्षा है, वो होती नहीं, इसलिए परमानेंट नहीं है उसमें। ऐसे ही नहीं होगा है। और आमुषिक उद्देश्य जो निश्चित है, जैसे हम लोग अभी जिस उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं, ये आमुषिक है। हम और विकसित होना और समझदार होना और जागृत होना चाहते हैं, उसके लिए तो यहाँ पे संबंध है। और इसका निर्वाह करना ही जागृति है, ये जागृति की ओर प्रयास है अभी। फिर निर्वाह निरंतरता के अर्थ में हो जाए तो निर्वाह। फिर संबंध है जिस परस्परता में प्रत्याशाएं यानी परस्पर आशाएं पूर्णता के अर्थ में पूर्व निश्चित रहती हैं। संबंध निर्वाह के अर्थ में यानी न्यायपूर्ण संबंध निर्वाह के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में ऐसे मिलन को संबंध संज्ञा। यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया केवल मतलब ऐसा नहीं कि जो ब्लड रिलेशनशिप है उसकी बात नहीं कर, यदि वो रिलेशनशिप पूर्णता के अर्थ में, तो इसलिए जिसको हम लोग जागृत मानव परिवार बोलेंगे उसमें सभी संबंध पूर्णता के अर्थ में। तो इसलिए जैसे हम पति पत्नी संबंध को पढ़ेंगे तो वहां पे पूर्णता के लिए संकल्पित होना है, तभी पति पत्नी संबंध, यानी पति पत्नी दोनों इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है अब जागृति को प्रमाणित करने के लिए जो है काम करेंगे, तभी वो विवाह संबंध। विवाह संबंध को पढ़ा है ना आपने, हैं? उससे पहले संबंध नहीं है, उससे पहले संबंध नहीं। जैसे मान लीजिए कोई होटल में कुक है, उससे संबंध है क्या? उससे कोई संबंध। केंद्रीयता के आधार पे संबंध है। इसके अंदर की होटल से संबंध मतलब जैसे कहने का मतलब क्या था मेरा, कहने का मतलब ये था कि यदि मान लो कुक जो है अच्छा नहीं बनाता है तो हम होटल बदल देते हैं इमीडिएटली, है ना, कोई संबंध नहीं ऐसा। क्योंकि वहां संबंध निर्वाह थोड़ी स्वाद का निर्वाह करना है, स्वाद है, यदि स्वाद नहीं है तो होटल बदल दो, ये ठेला बदल दो, चाट खाने का सामान बदल, वो इंद्रिय इसलिए उसमें क्योंकि टेम्परेरीनेस है, इसलिए रिलेशनशिप में टेम्परेरीनेस है ना। अच्छा, ये यश का क्वेश्चन था, मानवीयता और अतिमानवीयता हो गया। ठीक है, बोला। फिर अगला सूत्र है, तो ये वाला जो सूत्र था ये था न्याय अन्याय सहित लक्ष्य भेद से संपर्क सफल असफल सिद्ध होते हैं, जिससे सामाजिकता का विकास व ह्रास सिद्ध होता है। यदि असफल है तो ह्रास, है ना। फिर अगला सूत्र है कि सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से है। सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से है, जो अखंडता सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास है, अन्यथा ह्रास है। सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से है। जिससे अखंडता सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास है, अन्यथा से ह्रास है। यदि कर्तव्य और निष्ठा नहीं है तो ह्रास है। फिर निर्वाह को स्पष्ट किया है कि निर्वाह यानी समाधान समृद्धि पूर्वक उपयोग सदुपयोग प्रयोजनों को प्रमाणित करना अथवा परस्पर पूरक सिद्ध होना निर्वाह है। संबंधों में परस्पर पूरक होना, और किस लिए पूरक होना? समाधान समृद्धि के लिए, समाधान समृद्धि सहित
उपयोग सदुपयोग प्रयोजनों को प्रमाणित करने के लिए परस्पर पूरक होना। फिर कर्तव्य का मतलब है मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य कार्य और व्यवहार। मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य कार्य व्यवहार एवं मूल्य निर्वाह क्रिया की कर्तव्य है। मानवीयतापूर्ण विधि से करने योग्य कार्य व्यवहार एवं मूल्य निर्वाह क्रिया ही कर्तव्य। निष्ठा का मतलब है कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह निरंतरता ही निष्ठा है। मतलब निष्ठा चॉइस नहीं है कि अभी करूंगा फिर नहीं करूंगा। कुछ दिन हमने कर लिया संबंध निर्वाह, कुछ दिन कर लिया फिर कुछ दिन नहीं किया, कुछ महीने गायब हो गए, तो फिर निष्ठा नहीं है। निष्ठा का मतलब है निरंतरता। जैसे पढ़ने में निष्ठा है तो पढ़ने की निरंतरता। सामाजिकता निर्वाह के लिए समाधान समृद्धि आवश्यक है। इसके लिए बौद्धिक एवं भौतिक साधन है। उसको डिफाइन किया उन्होंने ऊपर की चीज। सामाजिकता के निर्वाह के लिए समाधान समृद्धि क्यों आवश्यक है? तो उन्होंने कहा सामाजिकता के निर्वाह के लिए, जिसके लिए बौद्धिक और भौतिक साधन है। बौद्धिक साधन क्या है? तो मन, वृत्ति, चित्त आदि। और भौतिक साधन जो भी समृद्धि है। फिर साधन, साधक को साध्य के लिए, जिसको साधना है उसके लिए आवश्यकी वस्तु एवं पात्रता को साधन संज्ञा है। पात्रता भी साधन है ना, जो हर साधक में अपेक्षणीय है, उससे अपेक्षा है, उसमें अपेक्षा है। बौद्धिक साधन क्या है? तो क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में बौद्धिक साधन है। क्षमता, योग्यता और पात्रता। और भौतिक साधन सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के लिए आवश्यकीय रचना एवं वस्तु उत्पादन के लिए भौतिक साधन है। फिर कह रहे हैं उपरोक्तानुसार वर्णित साधनों को प्रयुक्त करने हेतु जो प्रयत्न, प्रयास एवं व्यवसाय है उसमें इच्छा होना आवश्यक है। ठीक है, ये सूत्र हो गया ना। सामाजिकता का निर्वाह कर्तव्य एवं निष्ठा से है, जिससे अखंडता, सार्वभौमता रूप में सामाजिकता का विकास तथा अन्यथा से हिरास है। फिर आगे कहा कि जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से संवेगित होता है उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता। जो जिसको पाने के लिए तीव्र इच्छा से संवेगित होता है वह उसे पाए बिना तृप्त नहीं होता है। चाहे वो भौतिकता हो या कोई मानवीयता हो, जागृति हो। बौद्धिक एवं भौतिक साधनों की प्रयुक्ति के लिए इच्छा, भौतिक साधनों की प्रयुक्ति के लिए इच्छा, बौद्धिक साधनों की यानी पात्रता युक्ता क्षमता के लिए इच्छा किसी न किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही होती है। यह आवश्यकता स्वार्थ, परार्थ अथवा परमार्थ भेद से है। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। स्वार्थ का मतलब है सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है। सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन की स्वार्थ संज्ञा है, जो एक मानव अथवा परिवार तक सीमित रहती है। यानी कोई केवल अपने लिए जी रहा है या केवल अपने परिवार के लिए जी रहा है तो वो स्वार्थ है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ही यदि वो
अर्थ नियोजन कर रहा है या योजना बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो स्वार्थ है ना। अथवा वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है वो सब स्वार्थ है। इंडिविजुअल के लिए या परिवार की, और परिवार के लिए क्या सुख सुविधा, इंद्रिय सुख सुविधा के लिए। यदि परिवार में न्याय के लिए कर रहा है तो फिर वो स्वार्थ में नहीं आएगा। इंद्रिय सुख के लिए जो विचार है और जो व्यवहार है वह स्वार्थ है। परार्थ, परार्थ यानी दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार और इसकी पूर्ति के लिए अर्थ नियोजन की प्राथमिकताएं, वो परार्थ है। पर के अर्थ में है ना, जो परिवारों की परस्परता में ही होता है। फिर परमार्थ, परमार्थ है जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्व शुभ की उपलब्धि हो। जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्व शुभ की उपलब्धि हो, समस्याओं का निराकरण हो और स्नेह का संबंध हो, उसे सर्व सुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है वह परमार्थ संज्ञा है। जिस विचार और व्यवहार में समाधान सहित सर्व शुभ, सबका शुभ हो, सर्व शुभ की उपलब्धि हो, समस्या का निराकरण हो, स्नेह का ही संबंध हो, इसे सर्व सुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है वो परमार्थ। तो तीनों जो स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ है वो अर्थ नियोजन के अर्थ में है ना। और अर्थ का मतलब तन मन धन। उपरोक्त नियम ही विभिन्न प्रकार के गठित सामाजिक इकाइयों के लिए भी लागू होगा, जिससे विभिन्नता समाप्त होकर मानवीयता स्थापित होगी। और फिर लिखा है कि अर्थ तीन ही है, तन मन धन। ये गठित सामाजिक इकाइयां मतलब जैसे परिवार, परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, क्षेत्र, क्षेत्र समूह, मंडल, मंडल समूह, मुख्य राज्य, प्रधान राज्य और विश्व राज्य है ना। इस तरह ये सब सामाजिक इकाई है। फिर बौद्धिक प्रयास एवं प्रयोग से बौद्धिक समाधान, भौतिक प्रयास एवं प्रयोग एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि है। बौद्धिक प्रयोग एवं प्रयास से बौद्धिक समाधान और भौतिक प्रयोग, प्रयास एवं उत्पादन से भौतिक समृद्धि की उपलब्धि है। बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि सामाजिकता के विकास के लिए सहायक है, क्योंकि सामाजिकता का मतलब है समाधान और समृद्धि को दूसरों के विकास और जागृति में नियोजित करना है ना। इसीलिए इस सामाजिकता में सहायक। फिर अगला इसका स्पष्टीकरण है, भौतिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वैभव का उपयोग एवं सदुपयोग अनिवार्य है, जैसे खनिज, वनस्पति, पशु पक्षी, प्राकृतिक वैभव। तो ये जो प्राकृतिक वैभव है, खनिज, वनस्पति, पशु पक्षी, इनका उपयोग, सदुपयोग अनिवार्य है भौतिक समृद्धि के लिए। हैं? खनिज सब पत्थर है, रेत है, ये सब खनिज है। हाँ, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, बॉक्साइट है। क्या चीज? कोयला भी खनिज है, पेट्रोलियम भी खनिज है। तो खनिज को खवाए ना पृथ्वी की सतह पर है, उस पर ही मनुष्य का अधिकार है, उसके नीचे अंदर का नहीं। हाँ, तो अभी जो ऊपर खनिज है उसकी बात अभी फिर वो आगे अर्थशास्त्र में बता रहे हैं कि कौन सा खनिज है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो ग्राउंड वाटर भी खनिज है, आपको पता है? ग्राउंड वाटर भी खनिज, लेकिन ग्राउंड वाटर को कह रहे हैं कि वो मानव के लिए नहीं है, सरफेस वाटर मानव के लिए। ग्राउंड वाटर पृथ्वी के अंदर की व्यवस्था को बनाने के लिए।
अभी बहुत सारी समस्याएं ग्राउंड वाटर के कारण से हुई। ग्राउंड वाटर तो हम लोगों ने ज्यादा यूज कर लिया और उसको रिचार्ज नहीं किया, ये दिक्कत। वो जो साइकिल होती है उसमें जितना ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है उतना ही उसको रिचार्ज करने की जो व्यवस्था अगर बनाई जाए, मतलब जैसे मिट्टी जो है, तो मिट्टी अगर उर्वरक हो जाएगी, मतलब उसमें ये तो अर्थवॉर्म्स और वो सब हो पाएंगे तो पानी अंदर सीप हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर फिर से बढ़ेगा। वो यूज करने के लिए नहीं है, वो बात सही है, मतलब उसको कम करके ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है और यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो यदि वो रिचार्ज हो जाएगा तो गर्मी में नमी बनाए रखेगा, उसको निकालना और फिर उसमें रिचार्ज करना, डालना, नेचुरल तरीके से रिचार्ज होगा तो ठीक है ना। हाँ, नेचुरल तरीके से आदमी और उसमें आदमी का सहयोग भी हो सकता है, जैसे आपने कहा मट्टी की पोरासिटी बढ़ाने से हो जाएगा। हाँ, वो भी नेचुरल तरीके से ही करना है। पोरासिटी भी ऑर्गेनिक तरीके से ही होगी, केमिकल के यूज होने से पोरासिटी खत्म होती है, वो एक्यूफ्यूज हो जाता है। एक्यूफर चाहिए, है ना, मट्टी पानी को रिटेन करने के लिए एक्यूफर चाहिए। तो मट्टी यदि एक्यूफ्यूज हो गई तो फिर पानी परकुलेट नहीं होगा, केमिकल के प्रयोग से एक्यूफ्यूज हो जाती है। पानी का लेवल पहले कितना ऊपर रहता है, एक पेड़ का खाड़ा पड़ी तो पानी ऊपर आई जाता है, आधा दिल्ली में आज से 20 साल पहले दिल्ली में 10-15 फुट पे पानी आ जाता और अभी 200 फुट नीचे चला गया। 200 फीट नीचे चला गया ना, और कई जगह तो 200 से भी नीचे चला गया, कई स्थानों में। આપણે અહીંયા તો કેટલા ફૂટે પાણી છે, और इसीलिए दिल्ली में गर्मी बढ़ गई। એ તો હું એ વિચારતો હતો કે ઘણી જગ્યાએ એવું છે 12 ફૂટે છે ને આ બાજુ, એટલે એથી ને આપણે નડીઓ જતી ને એટલે આપણે 4000 ફૂટે કાઢી એટલે એમાં કેવું થાય કે બહુ આમ તો ઉપર પાણી મળતું હોય પણ વધારે પાણી જો ઊંડા જઈએ ને એટલે જેટલા ઊંડા જઈએ એટલે પેલું બીજું પાણી ઉપરનો જે હોય લેવલ બી નીચું જતું હોય, આજુબાજુ પાણી ખેંચીને બી એક્વિફરમાં જાય એટલે નીચેના એક્વિફર જેટલા મજબૂત હોય એટલું પાણી ઉપરના જે લેવલ પર હોય એટલું ઊંડું જતું હોય। देखिए यदि वाटर टेबल હા પેલું ખાલી એવું થાય 200 ને 400 રાત છે અવેલેબલ હતું, આપણે કે હજી ઊંચી જે 400 ને 4 કરતા હા એવું કારણ કે 24 आवर જે अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए ये हार्ड स्ट्रेटा है ना, इसके ऊपर तक पानी था, अब ये पानी कम हो गया तो हमको लगता है और बोरिंग कर दें, तो हमने यहाँ बोर कर दिया, तो यहाँ पर तो अब जो यहाँ पानी इकट्ठा होता था वो बोर से नीचे जाने लगा, पता लगा पूरा ही ड्राई हो गया, पूरा एरिया ड्राई हो गया। 10, 20, 25 अपन ने बोर कर दिए तो पूरा एरिया का पानी चला गया। वो पेड़ पौधों के लिए नेचुरल था वो। तो अभी जो सरफेस वाटर है या सब सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर से जो कुओं में झीर आती है, नदी में झीर आता था, है ना, वो सब सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर जो नदी वदी का जो पानी है ना, तो उसका यदि मैनेजमेंट कर ले तो बहुत सारा ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी अवेलेबल है। इतना बरसात में कितना पानी बह जाता है, उसको व्यवस्थित करने की बात है। पहले अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगों ने किया था, कुएं, बावड़ी, तालाब ये सब बनाए थे। अब उन तालाबों में पानी नहीं आ रहा क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला गया। नहीं तो पहले नदियां भरी रहती थी, हमारे शहर के चारों ओर जितनी भी नदियां थी हमेशा हर सीजन में पानी रहता था, और अभी बरसात में ही रहता है, बस बरसात के बाद खत्म हो जाता है, ठंड में भी नहीं बचता पानी। तो वही जो आप हैं क्या चीज, हाँ तो वो हमारे
समाज के लिए नहीं है ऐसा। हाँ, वो हमारे लिए नहीं है। देखिए ना, उससे कितना समस्या पैदा हुआ। 100 साल में ही हमने पूरा वायुमंडल खराब कर दिया। पेट्रोलियम उसमें सबसे बड़ा कारण है। कोयला और पेट्रोलियम, ये दो चीजें हमारे लिए नहीं है। देखिए, लकड़ी हम जलाते थे तो लकड़ी पैदा भी करते थे, तो लकड़ी की आवर्तनशीलता थी, कोयले की आवर्तनशीलता नहीं है, पेट्रोलियम की भी नहीं है। और पेट्रोलियम एक प्रकार से असंतुलन भी पैदा करता है। हम इतनी बड़ी मात्रा में वहां से कोई चीज निकाल रहे हैं तो उस जगह पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है उससे डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। चाय की खुशबू आ रही पॉज कर लेंगे। नहीं, ये भौतिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वैभव का उपयोग सदुपयोग अनिवार्य है। खनिज, वनस्पति, पशु, पक्षी प्राकृतिक वैभव है। प्राकृतिक वैभव के उपयोग सदुपयोग के लिए श्रम रूपी अर्थ का नियोजन आवश्यक है। श्रम रूपी अर्थ है ना, श्रम को भी अर्थ बोल रहे हैं ना, अर्थात अर्थ यानी तन मन धन का नियोजन। तन मन धन का नियोजन मानवीय और अति मानवीय भेद से प्रयुक्त करने से सामाजिकता का विकास होता है। यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।